बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदास का एक छोटा सा परिवार रहा करता था। हरिदास अपने दोनों बेटे, बड़े का नाम दिनेश और छोटे का नाम कृष्णा और बड़ी बहू सुशीला के साथ रहा करता था। छोटा बेटा कृष्णा बचपन से ही एक आंख से काना था। हरिदास के पास एक गाय भी थी जिसका नाम चंदा था, जिससे हरिदास बहुत प्यार करता था। हरिदास की बड़ी बहू सुशीला को अपने ससुर और देवर जी के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सुशीला दिनेश से कहती है, सुनिए जी, मैं तो इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। पता नहीं इन दोनों बाप बेटों से मेरा कब पीछा छूटेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे दिखाई नहीं देता क्या आपको? मुझे तो इस घर की नौकरानी बना के रख दिया है। आप अपने बूढ़े बाप से कुछ कहते क्यों नहीं हो? उस बूढ़े ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उस अंधे बेटे और उस बूढ़ी गाय की सेवा करूँ? बहू, अरे ओ सुशीला बहू, क्या बहू तुम क्या कर रही हो? देखो अभी तक मेरी चंदा भूख से चिल्ला रही है। अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? आ रही हूँ। क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? थोड़ी देर के लिए शांति नहीं रख सकते हो क्या? अरे इतनी ही फिक्र है तो खुद ही क्यों नहीं घास डाल लेते? अरे बेटी, मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी शक्ति होती तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ रहा है। तुम बूढ़े हो तो मैं क्या करूँ? मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे क्या? तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? अरे बहू, मैंने तो सिर्फ तुम्हें घास डालने को बोला। तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और दिनेश कहाँ है? वो अभी सो रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह सुशीला पर क्यों बरस रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने तो बस सुशीला से बोला कि चंदा को घास डाल दे, लेकिन वो मुझे ही सुनाने लगी। तभी वहाँ हरिदास का छोटा बेटा कृष्णा आता है। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह क्या बात हो रही है? क्या बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? पिताजी, मैं खेत के काम से बाजार गया था। अरे दिनेश, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? जो कृष्णा से ऐसी हालात में काम करवा रहा है। इसे वैसे भी एक आंख से दिखाई नहीं देता। अगर इसे कुछ हो जाता तो? अपने छोटे बेटे को लेकर पिताजी को कुछ ज्यादा ही चिंता है। अरे पिताजी, इसे एक आंख से दिखाई देता है ना, थोड़ा काम कर लेगा तो बीमार थोड़ी पड़ जाएगा। भैया सही कह रहे हैं पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप जाकर नहा धो लीजिए, तब तक मैं चंदा को घास डाल देता हूँ। हरिदास को अपने छोटे बेटे कृष्णा की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि उसका बड़ा बेटा और बहू सुशीला कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए हरिदास चाहता था कि उसके जीते जी कृष्णा की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो जाए। एक दिन हरिदास अपने पुराने दोस्त धनीराम से मिलता है। क्या हुआ हरिदास भाई, आज तुम बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो? अरे हाँ भाई धनीराम, मैं मेरे बेटे कृष्णा के विवाह के संबंध में बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढ रहे हो। अरे हाँ भाई हरिदास, मैं अपनी बेटी मधु के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। अच्छा घर मिलते ही मैं बेटी की शादी करवा दूंगा। भाई धनीराम, मैं सोच रहा था कि हमारी पुरानी दोस्ती को क्यों ना हम रिश्तेदारी में बदल दें। आप क्या कहना चाहते हैं हरिदास भाई, मैं समझा नहीं। अरे भाई धनीराम, तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हो, पर मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी लड़की देख रहा हूँ। तो क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। अरे भाई हरिदास, ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ मेरी बेटी मधु और कहाँ तुम्हारा वरकाना बेटा कृष्णा? ऐसा मत बोलो धनीराम, मेरे बेटे में भला क्या कमी है? क्या कमी है ये तुम पूछ रहे हो? उसकी कमी तो पूरा गांव जानता है। तुम्हारा बेटा काना है, भला मैं अपनी सुंदर बेटी का विवाह तुम्हारे काने बेटे से क्यों करूंगा? ये क्या कह रहे हो धनीराम, मैं तुमसे ये नहीं चाहता था। भले ही मेरा बेटा एक आंख से अंधा है, मगर तुम देखना, मैं अपने बेटे का विवाह बहुत सुंदर कन्या से कराऊंगा। क्या हुआ पिताजी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं, कोई बात है क्या? बेटा कृष्णा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरा विवाह एक अच्छी कन्या से हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे पिताजी, आप इतना चिंता क्यों करते हो?
यह सब बातें छोड़िए और आराम कीजिए। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। सूर्यास्त होने का समय हो जाता है। क्या हुआ भाग्यवान, आज इतनी तुम खुश दिखाई दे रही हो? अरे आज तुम्हारे पिताजी और कृष्णा की बातें सुनी थी। पता है आज वह काने भाई के लिए लड़की देखने गए थे। अरे ये तुम क्या मजाक कर रही हो? इस गाने को अपनी बेटी कौन देगा भला? अरे मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो जाएगा और तुम्हारे छोटे भाई को हम नौकर बना के रखेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मुझे भी उसी दिन के इंतजार है। पिताजी की जायदाद तो हमने चालाकी से हड़प भी ली है। अगले दिन कृष्णा चंदा को लेकर जंगल में घास चराने के लिए लेकर जाता है। चंदा, तू यहीं आसपास ही रहना, कहीं दूर मत जाना। मैं यहीं पर पेड़ के नीचे बैठा हूँ। कृष्णा पेड़ की छांव में आराम कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, ये किसकी आवाज है रोने की? इतने घने जंगल में भला कौन रो रहा है? कृष्णा ने जंगल के भीतर जाकर देखा तो एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। कृष्णा को यह सब थोड़ा अजीब लगा और उसने उस औरत के पास जाकर कहा, अरे सुनो, तुम क्यों रो रही हो? तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम सीता है। मैं यहीं पास के एक झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बूढ़ी दादी भी मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे यह अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब मैं भी नहीं जीना चाहती हूँ। मगर तुम कौन हो और तुम्हारे आँखों को क्या हुआ है? जी मेरा नाम कृष्णा है। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से ही एक आँख से अंधा हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो ना। सीता, तुम मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझ जैसे काने से विवाह करना चाहोगी? जी मैंने भी तुम्हारी तरह दयालु और जान की फिक्र किए बिना दूसरों की मदद करने वाला इंसान नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, अरे ओ पिताजी, बाहर आइए। यह देखिए पिताजी, मैं किसे लेकर आया हूँ। क्या हुआ बेटा? और ये लड़की कौन है? पिताजी, यह लड़की कोई और नहीं, आपकी बहू है। ये क्या कह रहे हो देवर जी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बेटा कृष्णा, तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। सुशीला, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। स्वागत करो मेरे बच्चों का। खबरदार, जो मेरे घर में अपने काले कदम रखे तो। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, पता नहीं किस डायन से शादी कराए वो। ना तो इसके परिवार का पता है और ना ही इसके खानदान का। सुशीला बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? यह घर की बहू है, भला ये घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर पर जितना तुम दोनों का हक है उतना ही इन दोनों का भी है। दादी, लगता है आप भूल रहे हैं कि आपने आपकी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। दिनेश, ये तू ठीक नहीं कर रहा है बेटा। मैंने तुझ पर बहुत भरोसा करके सारी संपत्ति तेरे नाम की थी। पिताजी, आपने हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति तो कृष्णा के इलाज में नहीं उड़ा दी, इसलिए कृष्णा का हिस्सा तो उसे पहले ही मिल चुका है। लेकिन भैया। बस कीजिए आप लोग, अब झगड़ा मत कीजिए और चलिए यहाँ से। कृष्णा बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। भैया, कम से कम पिताजी की उम्र का तो लिहाज कीजिए। कम से कम उन्हें तो रख लीजिए। नहीं बेटा, अब यह बोलेगा तो भी मैं नहीं रुकूंगा। हाँ जाओ ना। वैसे भी तुम लोगों को यहाँ रोकना कौन चाहता है? भैया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे हमारी चंदा को दे दीजिए। पिताजी ने उसे बहुत छोटे से पाला है, उन्हें बहुत लगाव है चंदा से। हाँ, इस बूढ़ी गाय को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी तुम लोगों के जाने के बाद इसकी देखभाल करेगा भी कौन? अरे वाह जी, ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। तुम्हारा भाई तो अपने साथ साथ तुम्हारे बूढ़े बाप को भी ले गया। हाँ भाग्यवान, अब तो यही देखना है कि ये लोग जाते कहाँ हैं। इधर तीनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। मुझे माफ कर दो सीता, मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे विवाह करके मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। अजी ऐसा मत कहिए, मेरी ही किस्मत खराब है जो मेरे कारण आपको
और आपके पिताजी को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं भाग्यवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ करना बेटा, आज मेरी ही गलती के कारण तुम दोनों को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हो? मगर पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे, और हमारे साथ तो हमारी चंदा भी है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को मेरे घर लेकर चलूंगी। तुम्हारा घर? हाँ, मेरे घर। मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसी जंगल में एक झोपड़ी में रहा करती थी। हम तीनों और चंदा वहीं रहेंगे। हाँ बेटा कृष्णा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें वहीं चलना चाहिए। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहो। इतना कहकर वे सभी सीता की झोपड़ी की ओर चले जाते हैं। जी, यही है मेरी छोटी सी झोपड़ी। यहीं पर मैं मेरी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। पिताजी, आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सीता, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई है, लेकिन हम लोग क्या खाएंगे? हमारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम लोग जंगल से कुछ मिट्टी ले आना, हम लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचेंगे। मेरे दादा परदादा मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचा करते थे, इसलिए मुझे भी थोड़ी मिट्टी की मूर्ति बनाने आती है। पिताजी, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है पिताजी, कल से हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन से तीनों मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने लग जाते हैं और कृष्णा सारे बर्तनों को बाजार में बेचने ले जाने लगता है। इसी तरह तीनों की जिंदगी खुशी खुशी गुजरने लगती है। और एक दिन जब कृष्णा बाजार में मिट्टी की मूर्तियां बेच रहा होता है कि तभी उसके पास उसका बड़ा भाई दिनेश आता है और उससे कहता है, भाई मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, मेरी सहायता करो भाई। क्या हुआ भैया? भाभी को क्या हुआ, मुझे बताइए। भाई, तुम्हारी भाभी काम करते करते अचानक से बेहोश हो गई और मेरे पास इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, तो क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? क्यों नहीं भैया, मैं भी चलता हूँ आपके साथ आपके घर। कृष्णा तुरंत अपने भैया के साथ भाभी को देखने घर पहुंच जाता है। सुशीला बिस्तर पर बीमार लेटी हुई होती है। क्या हुआ भाभी जी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अभी हकीम जी को बुलाता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। कृष्णा तुरंत ही हकीम जी को बुलाता है और हकीम जी तुरंत ही सुशीला का इलाज कर देते हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, सुशीला अब खतरे से बाहर है। मैंने दवाई दे दी है, थोड़े ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी सुशीला की आंखें खुलती हैं और वह कृष्णा से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, मैंने आपके और पिताजी के साथ बहुत बुरा किया, फिर भी आपने मेरी मदद की। धन्यवाद आपका। एक बार मैं पिताजी और मेरी देवरानी से माफी मांगना चाहती हूँ। कोई बात नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करना तो मेरा धर्म है। मैं कल सुबह सीता और पिताजी को जरूर आपसे मिलाने लाऊंगा। अगले दिन कृष्णा पिताजी और सीता को सुशीला से मिलने लेकर आ जाता है और पांचों में आपस में सुलह हो जाता है और सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। अगर दोस्तों कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।